नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN जॉब ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती एवं सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण SCRT वर्ग 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान के 10वें अध्याय की आज मैं विवेचना करने जा रहा हूं। इससे पहले अब तक हमने 9 अध्याय की विवेचना कर ली है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है हमारे इतिहासकार। शिक्षक बच्चों, आपने वर्ग 6 की कक्षा में प्राचीन भारत से संबंधित इतिहासकारों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। आज आप इस अध्याय के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास लेखन से संबंधित कुछ प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकारों जो आपके राज्य बिहार से संबंध रखते हैं के बारे में पढ़ेंगे। इन इतिहासकारों में सर यदुनाथ सरकार एवं सैयद हसन अस्करी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं कि वर्ग 6 में हमने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा और प्राचीन इतिहास से संबंधित जो इतिहासकार थे उसके बारे में पढ़ा। आज जो मध्यकालीन इतिहास लेखन से संबंधित जो प्रमुख इतिहासकार है और जिनका संबंध मुख्य रूप से बिहार से हैं, उनके बारे में जानेंगे। और वो उसमें जो 2 महत्वपूर्ण नाम है वो है सर यदुनाथ सरकार एवं सैयद हसन अस्करी। इनका योगदान जो मध्यकालीन इतिहास के में बहुत ज़्यादा है और इन दोनों का संबंध बिहार से है। भोलू नाम का बच्चा कहता है, अच्छा सर, तो आज आप इन इतिहासकारों के व्यक्तिगत एवं रचनाओं के बारे में बताएंगे। शिक्षक, हाँ भोलू, तुमने ठीक समझा। तो आइए साथियों, सर यदुनाथ सरकार के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1870, मृत्यु 1958, यानी 1870 से 1958 इनका समय रहा है। सर यदुनाथ सरकार एक सजग एवं सुलझे हुए इतिहासकार थे। मुगलकालीन इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को उनकी मौलिकता के कारण आज भी प्रासंगिक माना जाता है। इस समय विश्व स्तर पर आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी उससे सर यदुनाथ भली भांति परिचित थे। फलतः उन्होंने अपने इतिहास लेखन में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उपलब्ध सभी स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर इतिहास के सच तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया। अर्थात सर यदुनाथ सरकार एक सुलझे हुए इतिहासकार थे। मुगलकालीन इतिहास लेखन में उनका अभूतपूर्व योगदान है। उनकी जो इतिहास लेखन है उसमें मौलिकता है, जिसके कारण प्रासंगिक माना जाता है उनका इतिहास। और विश्व के अन्य क्षेत्रों में इस समय इतिहास लेखन में प्रगति हो रही थी, अर्थात उसमें वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समाहित किया जाता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखा जाता था। इसको भी उन्होंने अपनाया। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया और अंततः 1930 में विभागाध्यक्ष भी बने। 1926 में अवकाश ग्रहण करने के बाद भी लगातार शोध कार्यों में लगे रहे। तो सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेज में इतिहास विभाग के वो प्राध्यापक बने। फिर 1923 में विभागाध्यक्ष बने इतिहास विभाग के और 1926 में उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया, लेकिन वो अपने शोध कार्यों में, रिसर्च में लगे रहे। व्यक्तित्व, सर यदुनाथ समय के बड़े पाबंद थे एवं शोधार्थियों को सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते थे। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनसे जुड़े क्रांतिकारी नेताओं के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। क्रांतिकारी गिरोह के सदस्यों का इनके घर अक्सर आना जाना होता था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार भी इन्हें शक की नज़र से देखती थी। प्रोफेसर सरकार कई संस्थानों के सदस्य भी रहे। इन्हें ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से D.Litt की मानद उपाधि भी मिली। इनके कलकत्ता आवास को टीबी हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से अस्पताल नहीं बनने के कारण वहां तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री नूरुल हसन की पहल पर समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र खोला गया। तो व्यक्तित्व उनका बहुत महान था। समय के बहुत पाबंद थे। जो शोध करने वाले लोगों थे उनकी सुविधाओं का वो पूरा ख्याल रखते थे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता थे उनके प्रति उनकी काफ़ी सहानुभूति थी। क्रांतिकारी गिरोह का सदस्य इनके घर पर अक्सर आते जाते थे। ब्रिटिश सरकार भी इन्हें शक की दृष्टि से देखती थी। और प्रोफेसर सरकार अर्थात यदुनाथ सरकार कई संस्थानों के सदस्य रहे। ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से इन्हें D.Litt की मानद उपाधि मिली। इनका कलकत्ता में आवास था, इसको उन्होंने टीबी हॉस्पिटल के लिए दान कर दिया था, लेकिन अस्पताल नहीं बनने की वजह से तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय थे नूरुल हसन, उनकी पहल पर
उनके भवन को, उनके आवास को समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र के रूप में खोल दिया गया। इतिहासकार के रूप में सर यदुनाथ का जीवन इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित रहा। उन्होंने मुगल काल से संबंधित औरंगजेब, शिवाजी एवं मुगल काल के पतन पर न केवल प्रामाणिक इतिहास लिखने का काम किया, बल्कि अधिक से अधिक मौलिक साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया। उन्होंने किसी साक्ष्य को तब तक प्रमाणित नहीं माना जब तक अन्य साक्ष्यों से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। इस कार्य के लिए सर यदुनाथ ने कई भाषाओं का अध्ययन किया। वे अपने बुढ़ापे में भी सुनियोजित ढंग से कार्य करते थे ताकि अपनी रचनाओं को अधूरा छोड़कर इस संसार से विदा न हो जाए। सौभाग्य से उन्होंने अपनी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को पूरा कर लिया। तो साथियों, उन्होंने मुगल काल से संबंधित, इसमें देखेंगे कि औरंगजेब, शिवाजी और मुगल के पतन पर उन्होंने प्रामाणिक इतिहास लिखने का काम किया। इनकी रचनाओं में, जैसा कि मैंने पहले कहा, मौलिकता काफ़ी ज़्यादा थी और उनका प्रयास था कि बुढ़ापे तक वो अपने इतिहास लेखन में बहुत सजग रहते थे ताकि कोई भी इतिहास लेखन का कार्य अधूरा न रह जाए। इनके मृत्यु से पहले ये सारे काम पूरा हो जाए, उनका ऐसा विचार था, ऐसा वो सोचते थे। क्षमा कीजिएगा साथियों, गला थोड़ा अवरुद्ध हो रहा था। उन्होंने इतिहास लेखन के मुख्य विषय के रूप में औरंगजेब को चुना। यद्यपि शुरू में इनका रुझान 1857 के विद्रोह पर था। कई अंग्रेज इतिहासकार फारसी स्रोतों के आधार पर हिंदू मुस्लिम इतिहास पर काफ़ी कुछ लिख चुके थे। इस तरह सर यदुनाथ के अध्ययन का विषय नया नहीं था, लेकिन इनके अध्ययन की पद्धति तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकारों से अधिक विकसित थी। उन्होंने औरंगजेब का इतिहास 5 खंडों में लिखा और इसे लिखने में करीब 25 वर्ष का समय इन्हें लगा। औरंगजेब पर लिखने के बाद सर यदुनाथ सरकार ने इरविन के अधूरे कार्य को पूरा किया। यह पुस्तक लेटर मुगल्स नाम से छपी, जिसमें 1739 तक का इतिहास वर्णित है। इनकी एक अन्य पुस्तक फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर है। इस पुस्तक को लिखने के बाद अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करते उन्होंने सरदेसाई को पत्र लिखा। मैंने इस पुस्तक को रोशनाई से नहीं, अपने हृदय के खून से लिखा है। ऐसा कहकर मैं अपने उस व्यक्तिगत दुख और चिंता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो मेरे जीवन को गोधूली बेला में मंडरा रही है, और न ही इस प्रचंड गर्मी में पुस्तक के लेखन में हुए घोर परिश्रम और सूक्ष्म अध्ययन के बारे में लिख रहा हूँ। राजाओं की हीन बुद्धि और चरित्रहीनता, सेनाध्यक्षों की कायरता और उनके वजीरों के स्वार्थ तथा विश्वासघात की कहानी भारत के हर सच्चे सपूत के मस्तक को शर्म से झुका देती है। फिर भी खुशी है कि मेरा काम पूरा हुआ और मैं पुनः आज़ाद हूँ। तो सर यदुनाथ सरकार का जो लिखा हुआ बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसकी हमने चर्चा की है साथियों, तो उन्होंने मुगल्स के बारे में लेटर मुगल्स या फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, और उन्होंने अपनी जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको अभिव्यक्त करते हुए सरदेसाई को पत्र लिखा था कि मैं जो ये लिख रहा हूँ वो रसनोई से नहीं बल्कि अपने हृदय के खून से लिख रहा हूँ। अपनी व्यक्तिगत दुख को भी बता रहे हैं कि जीवन की अंतिम बेला है उनका, गोधूली का बेला, अर्थात जीवन के अंतिम खंड में वो भीषण गर्मी में पुस्तक लेखन का कार्य कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं और काफ़ी परेशानी भी उन्हें हुई है। इस सब का वर्णन वो सरदेसाई के जो पत्र लिखते हैं उसमें वो करते हैं। इनकी मुगलकालीन इतिहास की 2 प्रमुख रचनाएं शिवाजी एंड हिज टाइम्स एवं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है। इन पुस्तकों के माध्यम से सर यदुनाथ ने तत्कालीन प्रशासन एवं शिवाजी की नेतृत्व क्षमता का विशद विवेचन किया है। इन्होंने द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से भारतीय युद्ध पद्धति, सेनाओं के रख रखाव एवं उस पर होने वाले व्यय का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन किया है। और भी बहुत सारे पुस्तक आ गए, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारे पुस्तक सर यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखे गए हैं। इसे भी आप याद रखेंगे साथियों। सर यदुनाथ ने मुगल काल के अतिरिक्त चैतन्य हिज पिलग्रिमेज एंड टीचिंग, चैतन्याज लाइफ एंड टीचिंग्स, इंडिया थ्रू द एजेज सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखित अध्यायों के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। यहाँ भी बहुत सारे पुस्तक का नाम आ गए साथियों, आप इसे याद रखेंगे। चैतन्य हिज पिलग्रिमेज एंड टीचिंग, चैतन्याज लाइफ एंड टीचिंग्स, इंडिया थ्रू द एजेज सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तक सर यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखे गए हैं। इसे भी याद रखेंगे साथियों। सर यदुनाथ की इन कृतियों का महत्व फारसी व अन्य भाषाओं में उपलब्ध मौलिक स्रोतों पर आधारित होने के कारण है। उन्होंने कई मूल फारसी स्रोतों का हिंदी अनुवाद भी किया। इन यदुनाथ सरकार की जो इन पुस्तकों का जो मौलिक महत्व है ये इसलिए कि उन्होंने फारसी और अन्य भाषाओं में जो उपलब्ध स्रोत था उसका अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने चीज़ों को लिखा।
हिंदी अनुवाद किया, फारसी स्रोतों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। सर यदुनाथ की अंतिम कृति ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, तो ये भी प्रश्न यहाँ बनेंगे साथियों। सर यदुनाथ सरकार की अंतिम कृति कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर है सर यदुनाथ सरकार की अंतिम कृति। इनमें इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया, जिन्हें अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास पर नाज था। सर यदुनाथ ने राजमहल के पोथी खाने में उपलब्ध स्रोत एवं साक्ष्यों के आधार पर जयपुर का इतिहास लिखा। इसे राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से प्रकाशित कराया गया। यानी उस समय के जो सवाई मानसिंह द्वितीय थे, सवाई मानसिंह द्वितीय ने यदुनाथ सरकार से आग्रह किया कि अपने पूर्वजों की गौरव गाथा जो है, उनका गौरवपूर्ण इतिहास है, उन पर उनको बहुत नाज था। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास लिखा जाए। सर यदुनाथ सरकार ने वहाँ पर उनके राजमहल में जो पोथी थी, उपलब्ध स्रोत था, उस सब को आधार बनाकर एक पुस्तक लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, और यह सर यदुनाथ सरकार की अंतिम कृति है। इसे याद रखेंगे साथियों। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन को अपने इतिहास लेखन का आधार बनाने के कारण ही सर यदुनाथ को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पहले आलोचनात्मक इतिहास लेखन का भी कार्य किया। इन्होंने इतिहास लेखन में समकालीन एवं प्रमाणिक स्रोतों को ही आधार बनाया। इनका सिद्धांत था कि बिना दस्तावेज के इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। सर यदुनाथ सरकार इतिहास लेखन के लिए भूगोल की भी जानकारी आवश्यक मानते थे। इनका मानना था कि इतिहास लेखन में विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती, फिर भी इतिहास को वैज्ञानिक नियमों की तरह विचारों में निष्पक्षता बरतनी चाहिए। इन्होंने सदैव इस तरह की निष्पक्षता का पालन किया और दूसरों को भी निष्पक्ष लेखन का उपदेश देते रहे। तो आप जानते हैं साथियों, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण जो पॉइंट है याद रखना है कि आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक सर यदुनाथ सरकार को माना जाता है। वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक, आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक सर यदुनाथ सरकार है। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में विज्ञान का प्रयोग किया और वो कहते थे कि इतिहास को जानने के लिए भूगोल की जानकारी आवश्यक है। इतिहास लेखन के लिए आपको भूगोल की जानकारी अवश्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ तो नहीं हो सकती है, फिर भी वैज्ञानिक नियमों की तरह विचारों में निष्पक्षता होनी चाहिए, अर्थात वो किसी पक्ष का पक्ष ना ले, जो सही है वही चीज़ करें। और ऐसा वो खुद करते थे और दूसरे इतिहासकारों को भी निष्पक्ष इतिहास लेखन का उपदेश देते थे। सर यदुनाथ इतिहासकारों की उस पीढ़ी से संबंधित थे जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत व्यक्तियों की निर्णायक भूमिका और शासक वर्ग के आचरण को ही मुख्य कारक मानते थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने लेखन में आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव को अपने शोध का आधार नहीं बनाया। सर यदुनाथ के विचार में उनके द्वारा किए गए विश्लेषण का पुनर्विवेचन इतिहासकारों के द्वारा किया जा रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मूल स्रोतों के अध्ययन और इतिहास लेखन के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास से बौद्धिक जगत को परिचित कराने के काम में सर यदुनाथ का महत्वपूर्ण योगदान हर समय याद किया जाएगा। तो साथियों, सर यदुनाथ के बारे में आपने जाना। अब हमारे दूसरे जो बिहार से संबंधित थे महत्वपूर्ण मध्यकालीन इतिहासकार थे, उनके बारे में जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास पर जो अपनी इतिहास लिखते थे, यानी मध्यकालीन इतिहास उनका विषय था। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी अत्यंत सरल स्वभाव के महान विद्वान थे। इनकी सादगी, सहजता एवं सहृदयता ने इन्हें अपने जीवन काल में ही अनेक कथा कहानियों का पात्र बना दिया। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी 1901 से 1990 तक, यानी 1901 में उनका जन्म होता है, 1990 में मृत्यु होती है। वो काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। सादगी, सहजता, सहृदयता इन्हें अपने जीवन काल में ही अनेक कहानी का उन्हें पात्र बना दिया, यानी उनके जीवन काल में ही इन पर कहानियां लिखी जाने लगी। इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं, अध्ययन एवं शोध के प्रति इनका समर्पण ही इन्हें महान साबित करने के लिए काफ़ी है। अस्करी साहब कभी किसी पद, प्रतिष्ठा एवं नाम के पीछे नहीं भागे। ये सदैव धुनी गवेषक, अन्वेषक या गवेषक की तरह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अभिलेखों और पांडुलिपियों की खोज में लगे रहे तथा नई सामग्रियों को अपनी विवेचना के साथ प्रकाश में लाते रहे। बिल्कुल पद, प्रतिष्ठा इत्यादि का लोभ इनमें नहीं था, इसके पीछे वो नहीं भागते थे।
मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी अभिलेख थे, पांडुलिपियाँ थी, इन सबको खोज कर इन सबको प्रकाश में लाते रहे, इनकी चर्चा करते रहे। सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान जिले के एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर एवं कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो सर सैयद हसन अस्करी का जो जन्म स्थान है वो सिवान जिला है। शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और प्रारंभिक शिक्षा के बाद लंगट सिंह कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से एमए और कानून में स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। इन्होंने अपने पेशे का प्रारंभ वकालत से किया, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं रमा और अंततः इन्होंने पटना कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में योगदान दिया। 1956 में अवकाश प्राप्त करने के बाद भी ये 1974 ईस्वी तक पटना बीबी में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। यानी वकालत में इनका मन नहीं लगा। पटना कॉलेज में इतिहास में व्याख्याता के रूप में योगदान दिया। 1956 में अवकाश भी उनको मिल गया, लेकिन 74 तक अवकाश के बाद भी वो पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन के कार्य से वो जुड़े रहे। अवकाश के बाद शोध कार्य में रुचि का आरंभ। पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबिमल चंद्र सरकार ने एक दिन अस्करी साहब को अपने आवास पर बुलाया और काली किंकर दत्त, जो आगे चलकर महान इतिहासकार बने, जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, नामक नौजवान से परिचय कराया। काली किंकर दत्त सुबिमल चंद्र सरकार के साथ पीएचडी करने आए थे। डॉक्टर सरकार ने अस्करी साहब से कहा कि कलकत्ता से आए इस शोधार्थी को खुदावक्स लाइब्रेरी की फारसी पांडुलिपि पढ़ने में मदद मदद पहुंचाने के क्रम में पुरानी पांडुलिपियों में जो उनकी रुचि जगी वह जीवन भर बनी रही। यानी एक व्यक्ति काली किंकर दत्त थे जो बाद में बहुत बड़े इतिहासकार बनते हैं, और पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुबिमल चंद्र सरकार थे। इन्होंने अस्करी साहब से कहा कि आप जो खुदावक्स लाइब्रेरी है उसमें जो फारसी पांडुलिपि है उसको पढ़ने में काली किंकर दत्त की मदद कीजिए। लेकिन वो तो मदद करने के लिए गए थे काली किंकर दत्त की, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने पांडुलिपियों को देखा और उनको पढ़कर जो उनमें रुचि जगी वो जीवन भर उनमें बना रहा। अस्करी साहब कई शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। उन्होंने शोध सामग्री इकट्ठा करने के लिए सुदूर देहातों की भी यात्रा की। फारसी पांडुलिपियों के जानकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्होंने लेखन कार्य प्रायः अंग्रेजी में किया, लेकिन कुछ रचनाएं उर्दू में भी है। अस्करी साहब ने निरंतर इतिहास विषयक कार्य करते हुए लगभग 150 मानक शोध पत्र प्रस्तुत किए। अस्करी साहब ने अपनी कभी अर्थोपार्जन के लिए शोध कार्य नहीं किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करना उनकी आदत सी बन गई थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोधार्थी के लिए वे स्वयं स्रोत की तरह थे। पटना के मध्यकालीन बिहार से संबंधित किसी गली, कुएं, मंदिर, मस्जिद की प्रमाणिक जानकारी वे सहज ही प्रदान करते थे। तो साथियों, आपने डॉक्टर अस्करी साहब के बारे में भी जाना। उनका शोध कार्य जब यहाँ देखते हैं कि समकालीन स्रोतों के आधार पर लिखी गई सामग्रियों की नई तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति जब किसी शोधार्थी द्वारा की जाती है तो उस विषय से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है। यानी समकालीन स्रोत उस समय के जो स्रोत होता है उस स्रोत के आधार पर जो लिखी गई सामग्री है और उसकी नई तर्कसंगत क्रमबद्ध प्रस्तुति, सामग्री है लेकिन उसे क्रमबद्ध रूप से, तर्कसंगत रूप से जब प्रस्तुत किसी के द्वारा की जाती है, शोधार्थी के द्वारा की जाती है, तो वही कार्य उस विषय से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है। समझ गए होंगे साथियों। आगे डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदावक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की संचालक समिति के सदस्य भी रहे। अस्करी साहब कई पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर अस्करी को इन कार्यों के बदले अंग्रेजी सरकार ने भी सम्मानित करते हुए खान साहब की पदवी दी। इन्हें मगध एवं पटना विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इन्हें पटना के नागरिकों ने सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत सरकार ने पद्म श्री प्रदान किया। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भी इन्हें वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। इन्हें भारत के तीन राष्ट्रपति से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है।
अस्करी साहब का इतिहास के रूप में योगदान, इतिहासकार के रूप में योगदान नए स्रोतों की खोज और उन्हें विद्वानों से परिचित कराना था। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में 200 से अधिक लेख लिखे जो विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्हें बाद में संकलित कर अंग्रेजी में 5 खंडों और उर्दू में 1 खंड में खुदाबख्श लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित कराया गया। एक संकलन उर्दू भाषा में बिहार उर्दू अकादमी ने भी प्रकाशित किया है। कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य पुस्तकों का भी संपादन किया है। कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार में इनके साथ सह संपादक प्रोफेसर कयामुद्दीन अहमद थे। इनमें इकबाल नामा और शाहनामा मुनव्वर कलाम शामिल है। दोनों मूल फारसी रचनाओं पर आधारित है। तो इनकी रचनाओं के बारे में है साथियों, इसे आप याद रखेंगे। अस्करी साहब परंपरागत इतिहास लेखन शैली से प्रेरित थे, अतः इन्होंने मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास की ही चर्चा की। आर्थिक इतिहास में उनकी रुचि कम थी। उन्होंने मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास, तुर्क शासनकाल से मुगल साम्राज्य के पतन तक अनेक लेख लिखे। बिहार के सूफी संतों, विशेषकर फिरदौसी संतों पर विस्तृत शोध किया। अमीर खुसरो की अनेक रचनाओं की उन्होंने आलोचनात्मक व्याख्या की। मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं पर उन्होंने जानकारी प्रदान की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यकाल में पान खाने की आदत और तौर तरीकों पर उन्होंने एक रोचक लेख लिखा था। इस तरह शासक वर्ग से लेकर सूफी संतों और आम आदमी तक के जीवन पर उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया और उसकी जानकारी अपने पाठकों को दी। अनेक स्रोतों, पांडुलिपि और पुरानी रचनाओं की खोज, उनका गहन अध्ययन करके उस पर लेख लिखकर अस्करी साहब ने इतिहास लेखन और इतिहास की समझदारी को समृद्ध बनाया। इससे भी महत्वपूर्ण योगदान उनका यह रहा कि उन्होंने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के प्रति पूरी ईमानदारी बरती। इन्होंने स्रोतों में उपलब्ध सूचनाओं को इतिहास के छात्रों और शोधकर्ताओं के समक्ष रखकर उन्हें शोध और अध्ययन के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें इसके लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई। फारसी भाषा के स्रोतों, अभिलेखों और फरमानों के अध्ययन और विश्लेषण में अस्करी साहब की दक्षता अद्वितीय थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं था। वे अत्यंत सरल व्यक्ति थे और हर छात्र और शोधकर्ता की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते थे। मानवता के प्रति प्रोफेसर अस्करी एक महान इतिहासकार होने के साथ साथ मानवता के सच्चे प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने निधन के पूर्व अपने बच्चों से उनकी मृत्यु के बाद होने वाले रीति रिवाजों पर खर्च करने की मनाही की थी। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी कहा था कि अगर यह मंजूर न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार 40वें के दिन गरीबों को खाना खिला दें और यदि हो सके तो किसी अनाथ बच्चों को पढ़ाने का खर्च संभाले या किसी विधवा की शादी पर खर्च करें। भीख मांगने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो या विकलांग बच्चे हो, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें। तो ये उनके महानवता के प्रति सच्चे प्रेम को दिखाता है। बिल्कुल वो जाति धर्म से परे थे और उन्होंने अपने बच्चों को जो मरने के बाद होने वाली जो रीति रिवाज है उस पर होने वाले खर्चों से बचने की मनाही की थी और इसके बदले में उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे, विधवा थे, अनाथ बच्चे थे, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित किए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अस्करी जितने बड़े इतिहासकार थे उससे भी बड़े सरल स्वभाव के मानवता के प्रेमी थे। तो साथियों, यहाँ प्रश्न उत्तर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में ही बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण इतिहासकार जो बिहार की मिट्टी से जुड़े हैं उनके बारे में हमने अपनी विवेचना रखी। विवेचना कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।